तालिबान का जो हस्र होना है, अभी सारा वर्ल्ड वेट एंड वॉच है, उसका लगातार नज़र रखेगा उस पर। तो 2024 से पहले भी अब तालिबान को एलिमिनेट किया जा सकता है। मैं आपको बता देता हूं, जब अमेरिका ने इन पे हमला किया था, 15 दिन के अंदर तालिबान को हटा करके, सत्ता से हटा करके, इनको बेदखल करके वहाँ पे जो है लोकतंत्र स्थापित कर दिया था 15 डेज के अंदर। लेकिन वो हुआ था पाकिस्तान में आर्मी के बेस जो है वहाँ एयरफोर्स के, वहाँ F-16 और F-17 और अपने जो है एयरफोर्स का बेस लगा करके, बगैर बेस के तो आप फ्यूल के बगैर वहाँ लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इनकी सीमाएँ लगती हैं। भारत सरकार चाहे तो उनसे हेल्प लेकर के, भारत के अंदर ताकत है, अपनी मिलिट्री, अपनी एयरफोर्स का यूज करके 10 दिन के अंदर तालिबान को वहाँ से एलिमिनेट कर सकती है। इसलिए तालिबान वहाँ पर भारत के नागरिकों से कुछ नहीं कर रहा है। जो ये कह रहे हैं कि भाई भारत में जो है तालिबान अच्छा व्यवहार कर रहा है, अरे हिंदुस्तान के पास में वर्ल्ड की 2nd नंबर की सबसे बड़ी आर्मी, 7वें नंबर की एयरफोर्स, 3रे नंबर की नेवी है, और भारत के जो सारी दुनिया के लोगों के साथ संपर्क हैं, और जो सुरक्षा परिषद का भारत जो है इस वक्त अध्यक्ष है, और इसके अलावा भारत का 138 करोड़ का व्यापार है, और भारत का 85% वहाँ से ड्राई फ्रूट आता है। तो हमारे पास इतनी पावर है कि तालिबान को 10 दिन के अंदर वहाँ से हटा करके एलिमिनेट कर सकते हैं हम, इतनी पावर है। इसलिए तालिबान हमारे भय से, ना कि हमसे अच्छा समझ करके, ये ध्यान रखना, वो वहाँ पर भारत के नागरिकों से कुछ नहीं कह रहा। जो बाइडेन नाम का एक आदमी वहाँ यूएस में ऐसा प्रेसिडेंट बना पड़ा, वो जनता का लीडर है। वो इमरान खान तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहता था, मैं पठान का बच्चा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, अबे वो जाली पठान ये जवाब दे कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान पठान हैं, उनकी तुमने क्या हालत कर दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। देखिए, इस वक्त तालिबान वर्सेस अफगानिस्तान हो रहा है। अफगानिस्तान के पंजशीर में, जहां पर उनके सैनिकों ने, लड़ाकों ने 300 तालिबानी आतंकियों को मारकर ढेर कर दिया है। तालिबान अब वहां पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अहमद मसूद का भी ये कहना है कि हम बातचीत से बात सॉल्व करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि युद्ध ना हो, पर अगर तालिबानियों ने वहां पर कब्जा करने की कोशिश की तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो मंजीत दागर जी मेरे साथ हैं। मंजीत जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से तालिबान वहाँ कहर ढा रहा है, पंजशीर में भी आतंक मचाने की कोशिश है, वहाँ पर धमकी पे धमकी दे रहा है तालिबान, लेकिन 300 तालिबानी आतंकी मार दिए हैं पंजशीर की लड़ाकू सेना ने। क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ, तालिबान का जो हस्र होना है, अभी सारा वर्ल्ड वेट एंड वॉच है, उसका लगातार नज़र रखेगा उस पर। पूरे वर्ल्ड के सारे देश उस पर नज़र रखेंगे। अभी जो अच्छी खबरें तालिबान के फेवर में लोग बोल रहे हैं ना, कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कह रहा है ठीक है हम तालिबान के साथ काम करेंगे, जो बाइडेन कह रहा है हम अपने सैनिक निकाल लेंगे। लेकिन आपको पता है नाटो का स्टैंड क्या? नाटो ने ऑफिशियल बयान जारी करके कहा हम तालिबान को कभी मान्यता नहीं देंगे। आपको पता है यूरोपियन यूनियन का ऑफिशियल बयान क्या है? कि हम तालिबान को कभी मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि 20 साल से नाटो की सेनाएं लड़ रही हैं, और आज से नहीं लड़ रही। टोनी ब्लेयर उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब अफगानिस्तान पे अमेरिका ने अटैक किया था, और उस समय पे टोनी ब्लेयर ने ही ब्रिटेन के सबसे ज़्यादा सैनिक भेजे थे। अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा सैनिक पता अफगानिस्तान में किसके थे? ब्रिटेन के थे, जो टोनी ब्लेयर ने भेजे थे। और टोनी ब्लेयर ने कल ही बयान दे करके कहा है कि जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है और जो अमेरिका का स्टैंड है वो पूरी तरह गलत है, दुनिया की महाशक्तियों का स्टैंड गलत है। बिल्कुल सेना नहीं निकालनी चाहिए वहाँ से, तालिबान को एलिमिनेट करना चाहिए, वहाँ से हटाना चाहिए। हम आगे की आपको बात बताते हैं। जब ये तालिबान का विषय हुआ, सबसे बड़ी बात है वहाँ मानवता की बात आई है। अफगानियों के जो मानवाधिकार हैं, वहाँ महिलाओं के जो अधिकार है, मैं पाकिस्तान की तमाम वहाँ की आवाम से पूछना चाहता हूँ, भारत की भी आवाम से पूछना चाहता हूँ, अफगानिस्तान की आवाम से पूछना चाहता हूँ, आप एक काम कीजिए कि आप सारी महिलाओं से सर्वे करा लीजिए। अफगानिस्तान की तमाम महिलाओं से पूछ लीजिए तालिबान के साथ वो रहना चाहती नहीं। पाकिस्तान की सारी महिलाओं से आप सर्वे करा लीजिए। जो भी पाकिस्तान का स्टैंड इमरान खान बता रहे हैं ना कि भाई ये तो क्या है कि आज़ादी की जंजीरें, जो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। अच्छा, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं तो जश्न कौन मना रहा है पाकिस्तान के अंदर? जमायत इस्लामी। वहाँ पे जश्न कौन मना? जमायत उलेमाए हिंद, जिसको लीड करते हैं मौलाना फजलुर रहमान। लेकिन इनकी औकात क्या है वहाँ की असेंबली में? जमायत हिंद के जो वहाँ पे कितने, केवल एक वहाँ पे लोअर हाउस में उनका मेंबर है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, और उनके अपर हाउस जो होता है वहाँ का पार्लियामेंट सीनेट का, वहाँ केवल उसके 2 मेंबर हैं। यही हालत वहाँ पे जो है फजलुर रहमान की जो पार्टी है जमायत उलेमाए हिंद की, उसकी है। तो ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा मायना नहीं है, क्योंकि वो तो इस्लामिक शरिया में विश्वास करते हैं। वो चाहते हैं कि तालिबान जो कर रहा है वो इस्लामिक शरिया के लक्ष्य को पूरा कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए पता सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। इमरान खान जो कहता फिरता है, अब वो जवाब दे, किस बात का जवाब दे? तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके 200 आतंकियों को तालिबान ने छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। अब कहाँ मुंह दिखाएगा पाकिस्तान? इमरान खान कहाँ मुंह दिखाएगा? इमरान खान तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहता था, मैं पठान का बच्चा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा।
तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ, अबे वो जाली पठान ये जवाब दे कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान पठान हैं उनकी तुमने क्या हालत कर दी है। क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता पे कुछ लोग काबिज रहते हैं, भाई ये तो पश्तून पठान है इमरान खान, और जरदारी है वो मुस्लिम जाट है, और क्योंकि पंजाब में जो वहाँ पे मुस्लिम जाटों की पॉपुलेशन है या तो वो बन जाते हैं या फिर कोई पश्तून बन जाता है। इनके बीच में सत्ता घूमती रहती है। और कभी भुट्टो और जिया मुस्लिम राजपूत थे, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो तो आगे मांग करेंगे तहरीक तालिबान के पाकिस्तान में भी इस्लामिक शरिया लगना चाहिए, तब पाकिस्तान किसको मुंह दिखाएगा। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो स्वात घाटी पे इनका कब्जा था तालिबान का एक टाइम पर, और पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाला था, तो जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं जो कि वहाँ के आर्मी के चीफ हैं, जिनको 3 साल का एक्सटेंशन मिला है, जिसका कार्यकाल ख़त्म हो गया था, और वो एक्सटेंशन भी कब मिला है, इमरान खान जब वाशिंगटन डीसी गए थे तो वहाँ पे उनके कान में फूका गया है कि इसको एक्सटेंशन दे दो, यानी इसमें भी उनका दखल है अमेरिका का। तो जब उनको एक अमेरिका के रहमो करम पे चढ़ने वाला जो जनरल है वो ज़रा ये बताए कि पाकिस्तान की आर्मी को मारने वाले तालिबानियों को रिहा करने पर उनका तालिबान के साथ क्या स्टैंड है। अंदर की जानकारी बताता हूँ, हमारे सोर्सेज से हमको जानकारी आई है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने तालिबान से कहा है कि इनको आप मत छोड़िए, इन आतंकियों को, नहीं तो हम जो पाकिस्तान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, या फिर एक काम कीजिए, इनको आपने छोड़ना ही है तो आप इनको धीरे धीरे रिलीज़ कीजिए, और इनसे एक शर्त होगी कि आप ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर है स्वात घाटी में और खैबर पख्तूनख्वा में कोई आप जो है वहाँ पर किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं करेंगे। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इमरान खान की जो पहली सरकार जो बनी थी ना, तहरीक इंसाफ पार्टी से आते हैं, तो तहरीक इंसाफ पार्टी की पहली सरकार खैबर पख्तूनख्वा में बनी थी, जो पश्तूनों का इलाका, पठानों का, और वहीं पे तालिबान की मौजूदगी है। और पता है इमरान खान ने एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया वहाँ पे जिस पे 8 मर्डर के केस हैं, जो पहली जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की जो पहली वहाँ पे गवर्नमेंट बनी। तो इसका मतलब पहले ही उनके खून में हाथ रंगे हुए हैं, वो पहले ही ऐसे अलगाववादियों से संपर्क किए हुए हैं। तो इमरान खान को तो तालिबान खान कहा करते थे। चलो इमरान खान का दोगलापन आपके सामने ला देता हूँ। 3 जून 2021 को इसी साल वॉशिंगटन पोस्ट में उसने लेख लिखा है, आर्टिकल लिखा है, उसमें कहा है कि तालिबान को मिलिट्री के द्वारा कब्जा नहीं करने देना चाहिए अफगानिस्तान पर। अब वॉशिंगटन पोस्ट में ये आर्टिकल इमरान खान ने खुद लिखा है। अब आपके सामने दोगलापन ला दिया हमने, और हमने जो सबूत के साथ में वो जगह बता दी। अब आगे की बात सुनिए, भारत का स्टैंड सुनिए, और जो आगे हमें चिंता है कि जो अफगानिस्तान के नागरिकों का क्या होगा, उसकी फ्यूचर की बात बताता हूँ। अभी भारत में बैठक हुई है, हाई लेवल जो कैबिनेट कमेटी है सिक्योरिटी में, भारत की हाई लेवल कमेटी है, जिसके अंदर अजीत डोभाल हैं, और जिसके अंदर जो अमित शाह गृह मंत्री, उसके अंदर जो है निर्मला सीतारमण, वैसे तो फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन शामिल हुई थी उसमें, प्राइम मिनिस्टर मोदी शामिल हुए, राजनाथ सिंह शामिल हुए, भारत के रक्षा मंत्री, और उसके अंदर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं भारत के सिक्योरिटी के, जिसमें हमारी जो एजेंसी है रॉ, जो कि विदेशों में जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन जुटाने, विदेशों की इन्फॉर्मेशन जुटाने का काम रॉ करती है, और साथ में NTRO करती है, इनको भी शामिल किया गया। रॉ तो लोग जानते हैं, लेकिन NTRO क्या है? NTRO भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी, खुफिया एजेंसी है, जिसकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यानी कि अजीत डोभाल को, और अजीत डोभाल की डायरेक्ट जो रिपोर्टिंग है वो PM को है। और आपको बता दूं उनको कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है, ध्यान रखना, अजीत डोभाल को। और ये अभी मिला है कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक, 6 महीने हुए हैं, आपको बता दूं। अच्छा, इसमें ये मीटिंग हुई है, इन्होंने वहाँ से कैसे भारत के लोगों को रेस्क्यू किया जाए, वहाँ से निकाला जाए, वेट एंड वॉच रखा जाए, क्योंकि भारत का समर्थन जो है तालिबान विरोधी ग्रुप को है, यानी कि जो अमरुल्ला साले है, जो पंजशीर घाटी की अभी आपने चर्चा करी है, उनको ऐसे कुछ सोर्सेज बताते हैं कि लेकिन उनको हम रिवील नहीं कर सकते, कुछ इंटरनल बातें होती हैं। दूसरी बात मैं आपको और बता देता हूँ कि पंजशीर घाटी एक बहुत ही दुर्गम इलाका है, वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है, उसमें अगर कोई अंदर जाएगा तो उसकी मौत है, समझ लीजिए आप। उस पर आज तक तालिबान कब्जा कर नहीं पाया। सोवियत रूस ने भी जब खूब ताकत लगा ली तो नॉर्दर्न एयरलाइंस उस वक्त तो रूस के साथ था, लेकिन रूस का आज स्टैंड बदल गया। उस वक्त तो वो इनके साथ थे, जो अहमद मसूद हैं, ये जो सीनियर मसूद हैं उनके बेटे हैं, तो तब तो सोवियत रूस इनके साथ था, लेकिन आज उनका स्टैंड बदल गया है। और आज रूस जो जिस तरह की भाषा में बात कर रहा है उसका कारण ये है क्योंकि रूस की भी सीमाएं अफगानिस्तान से लगती हैं, और उनके कई ऐसे वो चाहते हैं कि ये रूस में दखल ना दें, लेकिन रूस बच नहीं पाएगा इससे, और ना इससे चाइना बच पाएगा। अब मैंने रूस की चर्चा कर दी, अब चाइना पे आ जाइए। सबसे पहले तालिबान का जो चीफ है मुल्ला बरादर, पता किससे मिलने गया है?
चाइना के विदेश मंत्री से। पता क्यों मिलने गया? आप कारण सुन लीजिए, क्योंकि उनके तालिबानियों के पास पैसा नहीं है अफगानिस्तान चलाने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ का जो रिजर्व फंड है, जिससे 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 सारा फंड है, वो फ्रीज कर दिया। आप सुन लीजिए, आपको बता देता हूँ वो फंड कितने का है, कई अरब डॉलर का है। और IMF ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 3,412 करोड़ रुपए का फंड वो भी फ्रीज कर दिया। तो अब उनके पास पैसा नहीं बचा तो फिर चाइना के पास पैसा बहुत है, पाकिस्तान तो कंगाल देश है, उससे वो क्या पाएंगे। तो चाइना के विदेश मंत्री से मुल्ला बरादर मिलने गए कि आप हमारी जो आर्थिक मदद कीजिए। अब वैसे तो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट इंडिया चला रहा है अफगानिस्तान में, लेकिन इंडिया से तो जो है तालिबान की जो है विचारधारा की जो दुश्मनी है, वो तो पहले से ही भारत को दुश्मन डिक्लेयर किए हुए हैं, सामने नहीं आने दे रहे, वो आगे आएंगे सामने, वो फ्यूचर की बात बता रहा हूँ। अब इसमें क्या है, चाइना से मिले। चाइना की जो पॉलिसी है उनका ये है, वो ये चाहते हैं कि जो इनका जो प्रांत है सिंगजियांग, जहाँ पे उइगर मुसलमानों की जनसंख्या है, चाइना चाहता है कि ये वहाँ जा कर के जो ऑपरेशंस ना करें, उनको भड़काएं नहीं, इसलिए चाइना इनका साथ भी दे रहा है। और वो चाहता है कि अफगानिस्तान के माध्यम से और इस पूरे रीजन में, साउथ एशिया के इस पूरे रीजन में वो भारत को जो है दबा करके रखे, ये उनकी सोच है। और इसीलिए वो वीटो लगा रहे थे। अब सुरक्षा परिषद की जो मीटिंग हुई है न्यूयॉर्क के अंदर, उसमें वो वीटो लगा रहे थे। उससे भी आगे की हम बात करते हैं। सबसे जो ज़रूरी स्टैंड है, आगे क्या होना है अफगानिस्तान के लोगों का, ये डिपेंड करता है। इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नाटो की सेना और अमेरिका की सेनाओं को दोबारा लौटना पड़ेगा और भारत को भी अपनी शांति सेना भेजनी पड़ेगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जो तालिबान है अभी अपना असली रूप नहीं दिखा रहा। जो असली रूप दिखाएगा तो एक वेट हो रहा है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होगा। और कैसा असली रूप दिखाएगा? गोलियां चल रही है दिन दहाड़े, काबुल में कितने लोग मारे जा रहे हैं, और लेकिन फिर भी भारत में उसका समर्थन हो रहा है। क्या अब जो 300 सैनिक मारे गए हैं पंचशील सेना द्वारा, 300 जो आतंकवादी तालिबान के मारे गए हैं, कहीं अब ISI से जिनकी फंडिंग हो रही है भारत में, वो फिर प्रोपेगेंडा चला देंगे अपना कि झूठ बोला जा रहा है, 300 आतंकी नहीं मारे गए, हमें आंकड़े दीजिए। देखिए, आपको एक मैं नई जानकारी दे दूं। फिलहाल फेसबुक और ट्विटर अफगानिस्तान में बंद कर दिए गए, लेकिन व्हाट्सएप चल रहा है, ध्यान रखना। और वो इस चक्कर में है कि जो इंटरनेशनल मीडिया वहाँ के वीडियोज़ ना दिखाए सारी दुनिया, पूरी दुनिया की नज़र इस समय अफगानिस्तान पे, हर देश वहाँ पे नज़र बनाए हुए। इसलिए अफगानिस्तान चाहता है वहाँ से कोई वीडियो बाहर ना जाए, किसी भी तरीके का। हम किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, या महिलाओं को दफ्तर जाने से रोक रहे हैं, इसका कोई वीडियो सोशल मीडिया कहीं के द्वारा ना आए। ये आपको जानकारी दे देता हूँ। लेकिन आपको एक और विशेष मैं जानकारी दे दूँ। देखिए, उनकी जो रणनीति है, क्योंकि उनके पास में कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तो है नहीं, वो तो जो है एक कुछ ग्रुपों का एक तालिबान बना हुआ है। अब जो इसमें जो अमेरिका का स्टैंड है, क्योंकि इस चीज़ से तो अमेरिका निपटेगा। अमेरिका ने जब जिम्मेवारी ली है उनकी सुरक्षा की, UNSC में वो परमानेंट सीट पे हैं। परमानेंट सीट पे तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी सेनाओं के द्वारा, शांति सेना के द्वारा वहाँ पर जो है शांति स्थापित करे, लोकतंत्र स्थापित करे। अशरफ गनी तो वहाँ से चले गए। अब आपको बता देता हूँ, जो बाइडेन के स्टैंड से सारी दुनिया हैरान है और हर आदमी उसकी आलोचना कर रहा है। अमेरिका में उसकी पॉपुलैरिटी इतनी घट गई है। अब जो बाइडेन की असली परीक्षा है, कैसे, उसका उदाहरण मेरे से सुन लीजिए। न्यूयॉर्क में इलेक्शन है, और न्यूयॉर्क सेंसिटिव जगह है। न्यूयॉर्क वो जगह है जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया था इन लोगों ने, अफगानिस्तान के टेररिस्ट थे अलकायदा के, जिनका तालिबान से घालमेल है। इन्होंने वहाँ पे न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में 7 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर थे, 2 गिराए थे, 5 अभी भी खड़े हुए हैं। लोअर मैनहट्टन के अंदर हैं, वो हडसन रिवर के पास, तो वो गिरा दिए। अब न्यूयॉर्क में इलेक्शन होने वाला मेयर का, और ये मेयर का इलेक्शन होगा, इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी का पता लग जाएगा। जो बाइडेन की पार्टी को कितने लोग अमेरिका में पसंद कर रहे हैं अफगानिस्तान के बाद में, ये न्यूयॉर्क के इलेक्शन में पता लग जाएगा। क्योंकि न्यूयॉर्क के लोग जो है उसको सीधे सीधे तौर पे अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क के लोगों को ही तो मारा था ना उन्होंने। वहाँ जाओगे ना, मैनहट्टन में, ब्रुकलिन में, ब्रॉन्क्स में, जो 5 काउंटीज हैं न्यूयॉर्क की, वहाँ हर परिवार के अंदर आपको ऐसा आदमी मिल जाएगा जिसने अपनी जान गंवाई है न्यूयॉर्क के मामले में। और भी आगे की बात बता दूँ, G7 की बैठक होने वाली है, G7 के कंट्रीज़ की, अगले ही वीक इसी मामले पे। किसने बुलाई है? यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने बुलाई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, जो बाइडेन की हमने बात की, वो G7 के अंदर भी है। तो जो बाइडेन तो एक ऐसा आदमी है कि बाजीगर तू है बड़ा सौदागर, तो उसने पहले ही सौदा कर लिया था तालिबान से। और हम आपको ये भी चीज़ बताएं कि इसमें जो सबसे अच्छा स्टैंड है वो भारत का रहा है। भारत ने तो अभी उसको कोई मान्यता नहीं दी, वेट ऑन वॉच पे, क्योंकि उनके अपने नागरिक भी, भारत के अपने नागरिक भी वहाँ फंसे हुए हैं। देखिए, उर्दू में एक कहावत है कि निशा यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। तो ऐसी कौमों की तकदीरें सुबह शाम बदलती है, क्योंकि वो तो इस्लामिक शरिया के लिए वहाँ आए हुए हैं। उनके लिए तो जो है तहरीक तालिबान भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं।
तालिबानियों के लिए। तो उनके लिए तो जो है हाफिज सईद का ऑर्गेनाइजेशन भी वही लड़ाई लड़ रहा, हक्कानी नेटवर्क भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। और जितने भी जो है अब ब्लैक लिस्ट में अमेरिका ने डाल रखे थे, पाकिस्तान ने जिनको पकड़ के रखा हुआ था, जेलों में डाल रखा था, वो सब तो उन्होंने रिलीज़ करने में लगे हुए हैं। लेकिन आगे ये बहुत बड़ा खतरा, इसका सबसे बड़ा असर किस पे होने वाला? पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे। ये ध्यान रखना, ये दोनों देश ऐसे हैं जिन पे तालिबान का सीधा असर है, क्योंकि इन सारे तालिबानों की ट्रेनिंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर ही हुई है। क्योंकि या तो यहाँ हिंदुस्तान के मदरसे में पढ़ के गए हैं या पाकिस्तान के मदरसे में पढ़े हुए हैं। इनमें से जो है कुछ ही लोग तो हैं, इनका जो रक्षा मंत्री का पद जो संभाला था तालिबान ने 95 में जब इनका शासन था, एक वो आदमी यूके में पढ़ा है, बाकी तो इसमें जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे मदरसे में पढ़े हुए लोग हैं। इनके पास टेक्निकल लोग नहीं। ये चाहते हैं कि इस सरकार बनाने में देरी इसलिए हो रही है ताकि दुनिया को ऐसा फेस दिखाएं कि वो जो है यहाँ पे कोई एक्शन ना लें। और ये अपनी इकोनॉमी को भी ठीक करना चाहते हैं। वहाँ बच्चे स्कूल भी जाएंगे। ये कोई 2020 मैच नहीं है। ये अब तक जीतते हुए आ रहे थे, तो 2020 मैच था, सामने देखा मार दिया, उसमें तो इनको महारत हासिल है। ये टेस्ट मैच है, यहाँ शुरुआत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे आगे आप पारी घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूलों को ठीक करना, अपने वहाँ के मीडिया को ठीक करना, महिलाओं के साथ कैसे बर्ताव होगा। एक भी वीडियो दुनिया में कहीं गया तो तालिबान का पता लग जाएगा। वैसे तो सबको पता है इनका चेहरा क्या है, लेकिन इन्होंने इस ऐसी खाल ओढ़ ली है वहाँ पर, AK-47 लेकर के सड़कों पर घूम रहे हैं। अब लफड़ा ये हो रहा है। देखिए मनीषा जी, आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान एक कन्फ्यूज्ड स्टेट है, और वो वहाँ पे जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं इन लोगों के लिए, जो वहाँ पे लोगों की मासूमों की जान से खेल रहे हैं। ये कि क्या कहते हैं कि पाकिस्तान वो गलती कर रहा है जो उर्दू के शायर कहते हैं कि सारी ज़िंदगी एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो पाकिस्तानियों के तो चेहरे पे धूल है और वो आईना साफ कर रहे हैं। वो जिसका जश्न मनाने में लगा हुआ पाकिस्तान, वो ज़रा एक बात बताए मुझे आप कि स्वात घाटी से आपने उनको क्यों भगाया? पाकिस्तान की आर्मी के लोगों ने स्वात घाटी से इन तालिबानों को क्यों भगाया, बताइए मुझे आप। अगर आपको इनसे इतना प्रेम है तो इनको जेल में बंद करके क्यों रखा आपने? ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला? अमेरिका से आप मदद क्यों लेते थे इनसे लड़ने के नाम पर? बताइए। अरबों डॉलर लिए हैं आप लोगों ने, और आपकी जो सहायता बंद करी है डोनाल्ड ट्रंप ने। और अब ये चाहते हैं कि इनकी रणनीति ये है, जो पाकिस्तान की ISI ने इनको ट्रेनिंग दी थी जब 90s के डिकेड में रूस से खिलाफ लड़ने के लिए, अमेरिका ने पैसा दिया था। इन्होंने मदरसों से इनको मुजाहिदीनों को इकट्ठा करके उनको बाहर निकालने के लिए खड़ा किया था। लेकिन जब सांप बन गया, अजगर तैयार हो गया, तो अब तालिबान को ये पसंद नहीं आ रहा कि पाकिस्तान उनको डिक्टेट करे। अब वो सरिया चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर भी। और वो वेद प्रताप वैदिक नाम के एक पत्रकार है भारत के, वो उन्होंने तालिबान पे उस पर अफगानिस्तान के मामले में 20 साल काम किया। वो कहते हैं मैं पेशावर वगैरह सब जगह रहा हूँ, तो वो तो कहते हैं कि पेशावर पठानों का है, वो पाकिस्तान का मानने को तैयार नहीं है उसको। आप बताइए, क्योंकि वहाँ की 32% पॉपुलेशन जो है बलोच की, और वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा भी लगता है, वो पठानों की है। और जो बाकी है पॉपुलेशन है 47% वहाँ पे बलोचों की पॉपुलेशन है। क्योंकि बलूचिस्तान तो एक ऐसा स्टेट है जिसको पाकिस्तान ने हड़पा था, वो पाया थोड़ी था। बलूचिस्तान को आज़ादी मिली थी भारत और पाकिस्तान की आज़ादी से 4 दिन पहले, यानी कि जो है 11 अगस्त 1947। तालिबानियों की नज़र तो बलूचिस्तान पर भी है। जिस तरीके से पाकिस्तान खुशी मना रहा है तालिबान का कब्जा करने पर, लेकिन वो तो उनका पाकिस्तान हटियाने में लगे हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट चाहता है, मतलब तालिबान एक इस्लामिक स्टेट चाहता है, और इस्लामिक स्टेट नाम की ये धारणा पाकिस्तान ने ही क्रिएट करी है। उन्होंने जो है एक गज़वाए हिंद की तकरीर पे जो वो चले हुए हैं, उनको याद रखना चाहिए। जो उनके कायदे आज़म थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने तकरीर की थी 1948 में, रेडियो पे मैसेज दिया था कि पाकिस्तान एक ऐसी अजीम कौम बनेगी जिसके अंदर जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जितने भी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, उन सबके अधिकारों को उस पर सुरक्षित रखा जाएगा। ये किसके बयान थे? ये वहाँ के कायदे आज़म जो है मोहम्मद अली जिन्ना के बयान थे। और जिसको अंतिम समय पर जो वो मरे तो पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी में, उसकी जांच तक इन्होंने नहीं कराई कि वो किस तरह से रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, पाकिस्तान किसको इंसाफ दे सकता? वो अपने प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ नहीं दे सकता। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ईस्ट इंडिया कंपनी बाग में गोली मार करके ख़त्म कर दिए गए, उसमें किसी को सज़ा हो गई, दे दी उन्होंने, उसको प्रधानमंत्री को इंसाफ नहीं दिया। पाकिस्तान के बेनज़ीर भुट्टो उसी ईस्ट इंडिया कंपनी बाग जहाँ पर लियाकत अली खान को गोली मारी गई थी, सेफ अंदाज में वहाँ गोली मारी गई बेनज़ीर भुट्टो को, उसको सज़ा दे दी क्या? अभी ट्रायल चल रहा है वहाँ पे, बताइए आप मुझे। और बहुत सारे लोग वहाँ से निकाल भी दिए गए हैं और अभी तक चार्जशीट उन्होंने फाइल नहीं की है। तो डिटेल चार्जशीट जो
सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। मैं इमरान खान से चाहता हूँ वो बेनजीर भुट्टो के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करता है। जब आप बेनजीर भुट्टो को इंसाफ नहीं दे सके, जब आप जो है लियाकत अली खान को इंसाफ नहीं दे सके, तो आप किसको इंसाफ दे सकते हैं? पाकिस्तान में तो परंपरा वहाँ पे खुलेआम जो वहाँ के प्रधानमंत्री को जो खुलेआम जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी जिया उल हक ने। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। हमारा जो फिलहाल एजेंडा ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो कि सारी दुनिया प्रभावित होने वाली है, सारी दुनिया के अंदर भारत के अंदर 85% जो ड्राई फ्रूट है पाकिस्तान वहाँ से अफ़गानिस्तान से आते हैं, जिसमें काजू किशमिश बादाम पिस्ता ये सारे लोग वहाँ से आ रहे हैं। भारत के लोग यहाँ पे जो अच्छा खा पी रहे हैं 85% वहाँ से आते हैं, लेकिन अब वहाँ वो अफीम की खेती कराना चाहते हैं। वर्ल्ड की 80% अफीम अफगानिस्तान से सारी दुनिया में ट्रांसपोर्ट होती है। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर होती है, आपको बता दूं। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। और कितना व्यापार है वहाँ पे, कहते हैं $2 अरब का जो व्यापार अकेले अफीम का वहाँ से है। मैं आपको जो उसका एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा डाटा बता देता हूँ। और ये हवाला के थ्रू दुबई जाता है, और दुबई के थ्रू जो हवाला के थ्रू जो है सिर्फ पैसा ही नहीं आता है, ड्रग्स भी आता है। और ये तब से ही चल रहा है। अफगानिस्तान जो ये तालिबान के पास हथियार खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? अफीम से आए। अफीम की खेती कराई वहाँ पे इन्होंने, और अभी उसी को बढ़ाने वाले हैं। ये ड्राई फ्रूट का काम छोड़ करके इसी काम में लगने वाले हैं, तो सारी दुनिया में क्या होगा? त्राही त्राही मचेगी। तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान में होती, तालिबान ने घोषणा कर दी भारत का व्यापार नहीं करेगा, भारत के साथ कोई भी व्यापार नहीं करेगा तालिबान, इस पर वो कह रहे हैं, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या भारत? देखिए, तालिबान एक ऐसा स्टेट है जो इस्लामिक शरिया के अलावा कुछ नहीं चाहता। इस्लामिक शरिया के अलावा सारी दुनिया उनकी दुश्मन है। वो तो जो है बाकी सब लोगों को वो किसी सबको दुश्मन मानते हैं, वो बात अलग है, वो उसको दिखाना नहीं चाहते। उनके लिए तो पाकिस्तान भी दुश्मन है। वे तो लिबरल इस्लाम को भी नहीं मानते। आप क्या बात करते हो? वो वहाँ भी इस्लाम में विश्वास करते हैं। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं, मैं तालिबान की भी बात कर रहा हूँ और उनकी भी बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में वो पाकिस्तान की जो सरकार है वो उसको एक टूल के तौर पे यूज कर रही है टेररिज्म को। जो उनके अंदर तालिबान काम करता है पाकिस्तान के अंदर, तो वो जो है वो बैड तालिबान है, और जो अफगानिस्तान के अंदर करता है वो गुड तालिबान है उनके लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनकी जो विचारधारा है, ये यहाँ भी मदरसे में पढ़े, हिंदुस्तान के अंदर दारुल उलूम से भी कुछ लोगों की स्टडी हुई है। और इस बात का जो है सवाल आरिफ मोहम्मद खान ने उठाया है, जो वहाँ के केरल के फिलहाल राज्यपाल हैं। उन्होंने पुस्तकें दिखाई हैं कि इसको अरफा खानम शेरवानी के साथ इंटरव्यू देते हो, यूट्यूब पे कोई भी इंटरव्यू देख सकता है जाकर के। वो कहते हैं कि ये चीज़ें जो है वहाबी विचारधारा की चीज़ें अगर मदरसों में पढ़ाई जा रही हैं तो उससे कैसे लोग निकलेंगे? आगे की बात और बता देता हूँ आपको। आज जो पश्तून पठान हैं वहाँ पर सब 48% पॉपुलेशन अफगानिस्तान के अंदर। सलमान खान भी पश्तून पठान है, उसके पूर्वज भी अफगानिस्तान से आए थे। शाहरुख खान भी पश्तून पठान है, उसके पूर्वज जो है पेशावर खैबर पख्तूनख्वा से इधर आए थे। आमिर खान और सैफ अली खान के पूर्वज 1800 में, यानी कि आज से 200 साल पहले जो अफगानिस्तान से आए, तो ये चारों पश्तून पठान हैं। तो अब ये चुप क्यों हैं? एक बार उन आम लोगों के लिए बोलें। और ये बात तो मैंने आपके इंटरव्यूज़ में पिछले साल जब बॉलीवुड के मामले पे हम बात कर रहे थे, तो मैंने कितनी बार ये बात बताई थी कि जो है, और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड चलाया था वो पश्तून पठानों ने ही चलाया था। जो पहला अंडरवर्ल्ड का डॉन था करीम लाला था, वो पश्तून था, उसको पश्तूनों का लीडर कहते थे। इंदिरा गांधी भी उनसे मिलती थी, बाला साहब ठाकरे भी उनसे मिलते थे। करीम लाला की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पठानों की जो कौम है, क्योंकि इनका क्या है कि इनकी आर्मी में रेजिमेंट थी ब्रिटेन के टाइम पे, ब्रिटिश टाइम पे इनकी रेजिमेंट भी हुआ करती थी। लेकिन आज कोई भी भारत का बड़ा पश्तून लीडर, मैं कह रहा हूँ कोई सेलिब्रिटी भी, चाहे वो सलमान खान है, चाहे वो शाहरुख खान है, चाहे ये फिरोज़ खान है, परवीन बॉबी तक जो है वहीं जो है पश्तून पठान है, तो ये बोल क्यों नहीं रहे? बताइए आप मुझे। तो इनको वहाँ के आम लोगों के बारे में, जो महिलाओं पे वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ ऐसी ऐसी महिलाएं निकली। अब जो अडेला जो जो वहाँ पे एम्बेसडर है, यानी राजदूत है अफगानिस्तान की अमेरिका के अंदर, उसके बाप को तालिबानियों ने मार दिया था। वो वहाँ पे उसकी एम्बेसडर है। बताओ किस तरह से वहाँ पे वो राजदूत का काम करेगी? आप बताइए मुझे। मैसाचुसेट्स के अंदर पड़ी है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो, और हाईली क्वालिफाइड है। आज वो बताइए, वो तालिबान के अंडर काम करती है, उसके बाप को मारा था, जो कि अमेरिका में राजदूत है अफगानिस्तान की। अब ये सारी ब्रीफिंग किसने दी है? यहाँ पर क्या सिचुएशन है, पूरी ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी को, अजीत डोभाल को, हमारे जो टंडन नाम के जो हमारे वहाँ पे राजदूत रहे, उन्होंने यहाँ पूरी ब्रीफिंग दी है। और अब भारत सरकार का स्टैंड ये है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है अफगानिस्तान के क्राइसिस पे। क्यों? पहले इंटरनली रॉ से, NTRO से ब्रीफिंग अजीत डोभाल ने ली। अजीत डोभाल के बाद में फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई। और आगे हमारा स्टैंड ये रहने वाला, क्या करना है उनका। अगर ये ज़्यादा वहाँ पर कट्टरता दिखाएंगे और वहाँ पर मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन होगा, तो 2024 से पहले भी
अब तालिबान को एलिमिनेट किया जा सकता है। मैं आपको बता देता हूं, जब अमेरिका ने इन पे हमला किया था 15 दिन के अंदर तालिबान को हटा करके, सत्ता से हटा करके, इनको बेदखल करके वहाँ पे जो है लोकतंत्र स्थापित कर दिया था 15 डेज के अंदर। लेकिन वो हुआ था पाकिस्तान में आर्मी के बेस जो है वहाँ एयरफोर्स के, वहाँ F-16 और F-17 और अपने जो है एयरफोर्स का बेस लगा करके, बगैर बेस के तो आप फ्यूल के बगैर वहाँ लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इनकी सीमाएं लगती हैं। भारत सरकार चाहे तो उनसे हेल्प लेकर के, भारत के अंदर ताकत है, अपनी मिलिट्री, अपनी एयरफोर्स का यूज करके 10 दिन के अंदर तालिबान को वहाँ से एलिमिनेट कर सकती है। इसलिए तालिबान वहाँ पर भारत के नागरिकों से कुछ नहीं कर रहा है। जो ये कह रहे हैं कि भाई भारत में जो है तालिबान अच्छा व्यवहार कर रहा है, अरे हिंदुस्तान के पास में वर्ल्ड की 2nd नंबर की सबसे बड़ी आर्मी, 7वें नंबर की एयरफोर्स, 3 नंबर की नेवी है, और भारत के जो सारी दुनिया के लोगों के साथ संपर्क है, और जो सुरक्षा परिषद का भारत जो है इस वक्त अध्यक्ष है, और इसके अलावा भारत का 138 करोड़ का व्यापार है, और भारत का 85% वहाँ से ड्राई फ्रूट आता है। तो हमारे पास इतनी पावर है कि तालिबान को 10 दिन के अंदर वहाँ से हटा करके एलिमिनेट कर सकते हैं हम, इतनी पावर है। इसलिए तालिबान हमारे भय से, ना कि हमसे अच्छा समझ करके, ये ध्यान रखना, वो वहाँ पर भारत के नागरिकों से कुछ नहीं कह रहा। और काबुल का एयरपोर्ट इस समय अमेरिका की एयरफोर्स के कब्जे में है, और जो बाइडेन ने बयान दिया, मैं 31 अगस्त से आगे भी अपनी सेनाएं वहाँ रखेंगे। अभी हम जो कुछ सैनिक वहाँ रखना चाहते हैं दबाव में। क्यों दबाव में? एक ऐसा आदमी बताइए, जो बाइडेन नाम का एक आदमी वहाँ यूएस में ऐसा प्रेसिडेंट बना पड़ा हो, जनता का लीडर है वो कहाँ से आता? डेलावेयर से आता। डेलावेयर में 1 सीट है वहाँ कांग्रेस की, और वहाँ 53 सीट्स है कैलिफोर्निया के अंदर, जहाँ बोल यूएस के अंदर 435 जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, जिनको इंडिया में MP कहते हैं, वो 1 सीट के राज्य का आदमी वहाँ पे वो बताइए प्रेसिडेंट बन गया। और जो 53 सीट्स की है वो वाइस प्रेसिडेंट है, कमला हैरिस। टेक्सास में जो है 36 सीट है, और न्यूयॉर्क में 27 है, जहाँ से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। लेकिन अब पता लगेगा न्यूयॉर्क के अंदर इनका। न्यूयॉर्क में एक रेडियो जॉकी को रिपब्लिकन पार्टी ने खड़ा किया है, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी एक जो है वहाँ पे एक ब्लैक नीग्रो खड़ा किया है, कि वो ताकि वो वोट लेने के लिए। कोई बात नहीं, ये टैक्टिक्स अपना लो तुम। न्यूयॉर्क के लोग तुम्हें बता देंगे, यहाँ पे अभी जो इलेक्शन होने वाला, मैनहट्टन के लोग, ब्रुकलिन के लोग, ब्रॉन्क्स के लोग, और स्टेटन आइलैंड के लोग, ये 5 काउंटी है ये न्यूयॉर्क के अंदर। और न्यूयॉर्क जो वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, और सेंसिटिव है अफगानिस्तान के मामले पर, और ये पता लगेगा वहाँ पर। भारत का जो ये स्टैंड है वो कुछ समय बाद सामने आ जाएगा, क्योंकि असली चेहरा जो है, हम गौरव आर्य को भी और तो तमाम जो काम कर रहे हैं भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो देश के लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। और इसीलिए हमने ये आपके सामने बात रखी, तालिबान भी भारत से कोई जो है कोई दोस्ती निभाने का काम नहीं है। हमारे अंदर पावर है, हम बगैर अमेरिका, बगैर रसिया, बगैर नाटो, बगैर के किसी यूरोपियन यूनियन की सहायता के 10 दिन के अंदर, अमेरिका ने 15 दिन में, हमने 10 दिन के अंदर तालिबान को वहाँ से हटा करके बेदखल कर सकते हैं। इतनी क्षमता हमारी एयरफोर्स रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजीत जी। ये थे हमारे साथ मंजीत जी। इनका यही कहना है कि तालिबान कोई अपनी अच्छाई दिखाकर भारत के लोगों को वहाँ कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि भारत की शक्ति देखकर, भारत की पावर देखकर वो डर रहा है भारत से, इसलिए वो वहाँ पर रह रहे भारतीयों को हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।